नमस्कार साथियों, मैं शिवम शुक्ला अपने इस प्लेटफार्म एस्पिरेंट आईएएस पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पीटी 365 की इस सीरीज को देख रहे हैं और इस सीरीज में अभी तक हमने एक वीडियो देख लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप उसे अवश्य देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। पीटी 365 जो है वह अभी हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित जो आ चुकी है विजन आईएएस की, उसके बारे में देख रहे हैं। और पीटी 365 जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो 3 महीने बाद अब बची हुई है प्रीलिम्स परीक्षा, उसके लिए कितना उपयोगी है। तो इसी दृष्टिकोण से इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं। और एक जो पिछला वीडियो हमारा हो चुका है उसमें लगभग हमने 3 चैप्टर देखा था। आज इस वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपना बचा हुआ जो चैप्टर है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर्स की ओर और इसे देखते हैं पीटी 365। जैसे अन्य विषयों की ये पीटी 365 आती जाएगी उसको हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप लोग भी इसे अच्छे से देखिए एक बार, और देखने के बाद अपने से दोबारा जब आप लोग सेकेंड रीडिंग करेंगे तो आपको यह बहुत हेल्पफुल होगी। तो अभी तक इस जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें से हमने इस ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला देख लिया था। उसके अलावा जो ये जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता इसको भी देख लिया था और अनुच्छेद 370 का निरसन भी देख लिया था। अब जो हम है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 जो ये हमारा है टॉपिक, इसको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। और जैसा कि हमने कहा था, आप इसको पूरा पढ़ने के बाद जो एक यहाँ पे एक क्विज दिया गया है स्मार्ट क्विज, इसको स्कैन करके जरूर दीजिएगा, यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी के माध्यम से आप पता पा पाएंगे कि कहाँ तक आपकी तैयारी हो पाई है और अभी कहाँ कहाँ बाकी है, और किस किस सेक्शन को जैसे पढ़ते समय आप लोग किस सेक्शन पे ज़्यादा जो है वह ध्यान देंगे और उसे समझेंगे, इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने जो टॉपिक है उसकी ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अभी हमने देखा वह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, जिसे जीएनसीटीडी एक्ट 2023 के नाम से जाना गया। हम लोगों को ज्ञात है कि जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, जो कि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री, उन दोनों का यह विवाद लगभग पूरे साल चर्चा का विषय बना रहता है। और इस विवाद पे हमने पीछे भी अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाए हैं, और अपने इस चैनल पे पहले भी जब यह जो अधिनियम है यह पारित हुआ था तभी हमने इस पे एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है वह डाल दिया था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका जो है लिंक रहेगा और वहाँ से आप जाकर इस जो पूरा टॉपिक है इसे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को कवर कराया गया है। और वही टॉपिक जो है, जैसा कि कहा जाता है कि जो साल भर टॉपिक जो चर्चा में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट जो होता है वह साल भर करंट अफेयर के संपर्क में बना रहता है, तो वही सब जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए वही सब रिपीट हो रहा है, बस यह आपकी एक रिवीजन के लिए और कुछ जो छूट गए हैं उसके लिए होता है। तो इसीलिए पीटी 365 आगामी जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए चलते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी एनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। एनसीटीडी संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान के बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण जो जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस जो अथॉरिटी है उसका प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। अधिनियम में जो है इसके गठन का जो है प्रावधान किया गया है। किसके गठन के? राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। इसका जो है उद्देश्य सेवाओं से संगठित कुछ मामले जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले पर दिल्ली के एलजी को सिफारिश करना। जैसा कि जो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है
वहां पर कार्यरत जो सिविल सर्वेंट होंगे उनकी सर्विस से संबंधित, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित, जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग या उनसे संबंधित यदि कोई जांच कमेटी उन पे बैठनी है तो उसको लेकर जो सिफारिशें होंगी एलजी को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के हैं उनको यह कमेटी जो है वह अथॉरिटी जो है वह सिफारिश करेंगी। तो जो एनसीसीएसए है कि सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। तो जो यह एनसीसीएसए है यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसके जो निर्णय है वह उपस्थित और मतदान करने वाले जो सभी सदस्य होंगे बहुमत के आधार पर लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो संरचना है, जो राष्ट्रीय राजधानी जो सिविल सेवा प्राधिकरण है उसकी संरचना में इसका जो अध्यक्ष होगा वह दिल्ली का क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो होगा इस अथॉरिटी का अध्यक्ष होगा यानी चेयरपर्सन होगा। इसके अतिरिक्त जो सदस्य इसमें होंगे, सदस्य होंगे वह दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव, प्रधान गृह सचिव, ध्यान दीजिएगा दिल्ली सरकार का प्रधान गृह सचिव। और प्रधान गृह सचिव होता कौन है, एक सिविल सर्वेंट जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इसके अतिरिक्त दूसरे सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव, मुख्य सचिव यह कौन होता है, यह भी एक सिविल सर्वेंट ही होता है और जिसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो इस आधार पर इसमें दो सदस्य जो हैं वह केंद्र सरकार के यानी कि सिविल सर्वेंट होंगे और एक सदस्य इसका चेयरपर्सन जो होगा वह दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। तो यही विवाद का विषय, इसकी जो संरचना है एनसीसीएसए की जो संरचना है यही पूरी विवाद का विषय बने। तो इसमें एक तो कहा गया है कि उपस्थित और मतदान देने वाले, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और बहुमत के आधार पर निर्णय में यदि ये दोनों सदस्य जो प्रधान गृह सचिव हैं और मुख्य सचिव हैं अगर एक हो गए तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है जो कि निर्वाचित है उसका निर्णय जो है वह नल्लीफाइड घोषित कर दिया जाएगा और इन्हीं दोनों की राय पर जो है वह अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो निर्णय होंगे वह बहुमत के आधार पर होंगे। तो यही जो मुद्दा है वह पूरा विवाद का विषय रहा है। फिलहाल आगे देखते हैं, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, जो कि अभी हमने आपको बताया। एलजी की शक्तियां यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी शक्तियां इस मामले में, ऐसे मामले में जिनमें एलजी पूर्णतया अपने विवेक से कार्य कर सकता है निम्नलिखित हैं। ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर हैं किंतु उन्हें एलजी को सौंपा गया है, या ऐसे मामले जहां एलजी को कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता है। यानी कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो कि दिल्ली विधानसभा जो है उसकी क्षमता से बाहर हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस प्रकार का कोई पूर्ण राज्य नहीं है, बल्कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में इस विधानसभा का गठन किया गया है। तो इसी कारण इसमें जो अन्य राज्यों में जो क्षमताएं हैं, विधायी क्षमताएं हैं, वह इसमें नहीं है। तो इसके अतिरिक्त जो इसमें विधायी क्षमताएं हैं उससे इतर जो कोई कार्य होगा वह एलजी जो है वह अपने जो विवेक है उससे कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो कार्य उस आवश्यकता हो उसके आवश्यकता के अनुसार एलजी उस कार्य को भी कर सकता है। एलजी को प्रमुखता, यह कानून जो है वह एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार करता है, यानी एलजी जो है अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है। इसके तहत एनसीसीएस की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या उन्हें पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। एलजी और एनसीसीएस के मतभेद होने की स्थिति में एलजी का निर्णय जो होगा वह अंतिम होगा। यह भी जो विषय है, यह भी जो बिंदु है, यह भी काफी विवाद का विषय बना हुआ था, क्योंकि एलजी के पास इतनी सारी शक्तियां आ जाएंगी कि एक निर्वाचित सरकार जो है वह एकदम शून्य घोषित हो जाएगी और उसका जब कोई निर्णय ही मान्य नहीं होगा, वहाँ के जो सिविल सर्वेंट हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, यदि उन पर ही उस सरकार का नियंत्रण न रह जाए तो आप ही सोच सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार अपने दैनिक कार्यों को करेगी। तो इस प्रकार यह जो पूरा विधेयक था और बाद में यह अधिनियम भी बन गया और इसी कारण यह पूरा जो मामला था
वर्ष भर इस वर्ष चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा अगला बिंदु जो है मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान। मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान यानी कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को एलजी की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये मामले निम्नलिखित हो सकते हैं। दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध, विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान एवं विघटन तथा ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधीन अधिकार से आदेश देना है। तो इस प्रकार से जो कुछ मामले हैं उन्हें एलजी की राय के विरुद्ध उनको नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे कुछ मामले जिन्हें करने के लिए निश्चित रूप से ही एलजी की जो है वह सिफारिश लेनी होगी, जो कि दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है उसको यह जो बिंदु है वह बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि कोई भी यदि कार्य करना पड़े तो उससे पहले एलजी से जो है वह सिफारिश लेनी पड़े। और ये जो कार्य दिए गए हैं इनमें से लगभग दैनिक कार्य के लगभग सभी कार्य आ गए हैं, क्योंकि वह शांति व्यवस्था, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकारों के बीच संबंध, विधानसभा सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। तो इस प्रकार जो उपरोक्त जो मामले अभी हमने देखे उन सभी को करने से पहले एलजी की सिफारिश आवश्यक होगी। अब देखते हैं आगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको बोलते हैं, एनसीटी, उसके शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकरण, इसका जो है केंद्र शासित यानी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया जाता है। यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जो राज्य यानी स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा है उनमें डायरेक्ट अनुच्छेद आर्टिकल देकर इस समय प्रश्न पूछने का ट्रेंड जो है वह लगातार बढ़ रहा है। और जो अभी हमारी 17 मार्च को आगामी स्टेट जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए भी यह टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आर्टिकल्स पर भी नज़र आप लोग बनाइएगा। अगला बिंदु, इस अनुच्छेद में यानी कि जो 239 है यह उल्लेख किया गया है कि यूटी का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा, यानी कि जितनी भी यूटी है हमारे देश में उनका जो उपराज्यपाल या उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे किसी में प्रशासक कहा जाता है, किसी में उपराज्यपाल कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है या किसी में जो है वह चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो ये सब जो उपनाम है, ये जो उपपद बनाए गए हैं यूटीज में, यह राष्ट्रपति की एक तरीके से प्रतिनिधि हैं। यह डायरेक्ट अपने प्रशासन को, जैसे एलजी हो गए और जो प्रशासक हो गए, यह डायरेक्ट किसी जो निर्णय होगा उसे सीधे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं और इन्हें राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार विशेष दर्जा, एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिश पर 69वें संविधान संशोधन, एस बालाकृष्णन, याद रखिएगा कि जो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वह एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिश पर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। यानी किसके सिफारिश पर? जो बालाकृष्णन कमेटी थी उसी की सिफारिश पर इसे 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए को जोड़ा गया। किसे? 239 ए को जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा एवं मंत्री परिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी 69वां संविधान संशोधन था, इसी के माध्यम से इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और संविधान में 239 ए का जो है वह समायोजन संविधान में किया गया, उसे लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और उसी के माध्यम से जो है आज दिल्ली की विधानसभा, मंत्रिपरिषद इत्यादि के जो मामले हैं वह
चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल यानी एलजी जिसे कहा जाता है को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करेगा। ध्यान देने की बात यहाँ क्या लिखा है, परामर्श और सहायता का करना पड़ेगा। परंतु वर्तमान में जो विवाद का मुद्दा बन रहा है उसे देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों में खींचातानी मची हुई है। दिल्ली विधानसभा की शक्तियों के बारे में जो कि 239 ए में है उसके अनुसार हम देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि जो अन्य राज्य हैं, जो पूर्ण राज्य हैं, उन्हें पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है। परंतु जो हमारी यह दिल्ली विधानसभा है उसे इन विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा जो जीएनसीटीडी जो एक्ट है वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज की रूपरेखा तैयार करती है, जो कि अभी इसमें हाल ही में जो 2023 का संशोधन था जिसे अभी हम पढ़ रहे थे उसको जो है इसमें 2023 में इसी एक्ट को जो 1991 में पारित किया गया था, संशोधित किया गया, जो कि काफी विवाद का मुद्दा रहा। इस जो एक बॉक्स में है इसको हम देख लेते हैं। दिल्ली सरकार के प्रशासन का जो विकास का एक क्रम है इसे हम देख लेते हैं। इसे भाग यानी कि 1991 का जो यह पीरियड था उसमें देखते हैं। इसे भाग सी का राज्य बनाए। जैसे कि हम जैसे संविधान हमारा लागू हुआ हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा देश था जो उसे लगभग 3 में बांटा गया था। जैसे कि राज्य एक मतलब स्टेट का जो एक लिस्ट थी ए, बी और सी, तो उनमें से जो दिल्ली है उसे सी राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि जो पार्ट सी था उसमें इसको रखा गया था। इसके बाद 1952 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया है। पहले यह स्टेट था और इसमें जो है निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ भी एक विधानसभा का सृजन किया गया। और जो है वह जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ तो इसमें उसे यूटी का दर्जा दे दिया गया, यानी कि जो दिल्ली थी सरकार थी, दिल्ली का क्षेत्र था, उसे एक यूनियन टेरिटरी के रूप में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 में पारित हुआ उसमें दे दिया गया। और 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधित्व तो सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया, यानी कि सीमित प्राधिकार प्रदान करने के लिए यूटी पहले दे दिया गया 56 में। उसके बाद 66 में जो है यहाँ पे विधानसभा का भी गठन करने की धीरे धीरे योजना बनाई जाने लगी। इसके अतिरिक्त 1991 में आते आते 69वां संविधान संशोधन हुआ जो कि अभी हमने देखा, और जीएनसीटीडी एक्ट भी पारित किया गया जो कि वहाँ संविधान में 239 ए को इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसी आधार पर जो वहाँ की विधानसभा है, मंत्रिपरिषद है, उसके जो सेवा शर्तें हैं जीएनसीटीडी एक्ट के माध्यम से भी निर्धारित की गई। और 2021 में जो है वह जीएनसीटीडी एक्ट संशोधन जो अधिनियम है उसे पारित किया गया। इसके अलावा 2023 में भी फिर से इसे पारित किया गया। और लगातार केंद्र सरकार और एलजी और जो दिल्ली की सरकार है उसमें खींचातानी की स्थिति बनी हुई है। तो यह जो हमारा विषय था इसमें कुछ संवैधानिक पक्ष हैं, जैसे कि 239, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त 239 ए 239 ए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि दिल्ली के जो एलजी है उनकी जो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है उसे 239 ए बी दर्शाता है। तो इस प्रकार कुछ संवैधानिक इसके पक्ष हैं और कुछ इसका जो प्रशासन का संवैधानिक विकास है उसके बारे में भी दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा जो टॉपिक है वह कवर होता है। और अब आगे जो है वह हम अपने अगले टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यह अक्सर चर्चा का विषय होता है और इससे
प्रीलिम्स परीक्षा में काफ़ी संभावनाएं भी रहती हैं प्रश्न पूछे जाने की, क्योंकि हमारे यह फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग जो है वह किया जाना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वह हमारे आर्टिकल 22 से है, जो कि गिरफ्तारी और हिरासत से हमारे जो अधिकार है उसकी रक्षा करता है। इसके बारे में और जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना, अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है, जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन अपराधी जो प्राधिकारियों हैं उनको लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन यानी गिरफ्तार किया जा सकता है। अर्थात यह जो पूरा मामला है यह बता रहा है कि ये जो डिफिनीशन है कि किसी अपराध को होने से पूर्व ही यदि उसे रोक लिया जाए और उस क्रिया में यदि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए तो उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। यानी कि अपराध से पूर्व ही किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाना। तो इसी पर जो सुप्रीम कोर्ट है वह निर्णय ने अपना दिया कि असाधारण परिस्थिति यानी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा कदम प्राधिकारियों द्वारा उठाया जाना चाहिए। इसके तहत व्यक्ति पर बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में ले, वैसे गिरफ्तारियां जो होती हैं उनके लिए वारंट की आवश्यकता होती है, परंतु जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेन किया जाए तो वह जो है वह वारंट यह नहीं कह सकता कि हमें वारंट दिखाइए, क्योंकि उसे प्रिवेंटिव डिटेन किया जा रहा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत हिरासत या गिरफ्तारी के लिए गए व्यक्ति पर संविधान के एक जो प्रावधान है वह लागू नहीं होते। यानी अनुच्छेद 3 जो बोलता है वो बोलता है कि जो गिरफ्तारी है और हिरासत से सुरक्षा जो प्रदान करते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का जब कानून के तहत यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर इसका जो है वह जो अनुच्छेद 22 है उसका लाभ नहीं मिलता। संसद को भारत की रक्षा, विदेश मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधित कानून बनाने का अनन्य प्राधिकार है। यानी कि संसद जो है वह इससे संबंधित यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से जो संबंधित कानून है उसे बनाने का जो है वह पूरा अधिकार है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा आपूर्ति और सेवा के रख रखाव संबंधित मामले में संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बोल रहा है कि संसद के साथ साथ निवारक निरोध पर जो कानून है वह हमारी जो राज्य सरकारें हैं वह भी बना सकती हैं। यानी कि यह किस सूची का, यानी कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसकी 3rd शेड्यूल का यह पार्ट है। यानी कि जो हमारी जिसे हम अवशिष्ट शक्तियां बोल सकते हैं या तो फिर उसे हम समवर्ती सूची ही बोलते हैं। तो इस प्रकार जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको हमने समझा और यह समझा इस पैराग्राफ के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से कि जो अनुच्छेद 22 के लाभ हैं वह जो निवारक निरोध के मामले में लागू नहीं होते। निम्नलिखित कुछ कानून है जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का यानी कि निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है। जैसे कि जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है, जो कि अभी इस समय देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो न्यायिक प्रक्रियाएं, जो न्यायिक संहिताएं हैं हमारे देश की, उन्हें बदला जा रहा है और जो कि एक ऐतिहासिक कदम भी वर्तमान सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। इससे संबंधित जो हमारी ये दंड प्रक्रियाएं हैं, इसके अलावा जो आईपीसी है और सीआरपीसी है उसमें जो चेंजेस अभी हाल ही में किए गए 2023 में ही, उससे संबंधित जो पूरी वीडियो है उनकी डिटेल जो जानकारी है वो हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो कि प्लेलिस्ट में दी गई है, तो आप उसे भी अवश्य देखिएगा।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी कि जो ड्रग्स से संबंधित उसके निरोध से संबंधित जो एक्ट है इसमें भी 1985 इसमें भी निवारक निरोध किया जा सकता है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में भी जो है वह प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह कुछ कानून थे जिसमें जो है वह प्रिवेंटिव डिटेन व्यक्ति को किया जा सकता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन जब किसी व्यक्ति का होगा तो उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 22(1) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। यानी कि जब किसी को डिटेन किया जाएगा तो उसे उसके कारणों की जानकारी उसे दे दी जाएगी। अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने के अधिकार से वंचित भी नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति होगा उसे उसके मनपसंद वकील चुनने का भी उसे हक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 19 जो अनुच्छेद 22 सेक्शन 2 है, यह जो है यह नॉर्मल गिरफ्तारियों से संबंधित जो है वह इसमें जो नॉर्मल गिरफ्तारियां होती हैं उससे संबंधित अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) में बताया गया है कि जो ये प्रावधान अभी हमने पढ़ा कि उसके कारणों की जानकारी उसे दी जाएगी, परंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर जो है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद जो 22(3) है वह उपर्युक्त 2 जो खंड दिए गए उस स्थिति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक हो। यानी कि यह शत्रु देश के नागरिक पर जो यह लाभ है वह नहीं मिलेगा उसे, या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। यानी कि जो अभी हमने बताया कि जो ऊपर के ये दोनों हिस्से हैं 22(1) और 22(2) ये नॉर्मल गिरफ्तारी से हमें लाभ पहुंचाते हैं, परंतु यदि किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है उसके तहत किसी को डिटेन किया गया है तो उसमें यह सुविधाओं से उसे वंचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा 22(4) है वह कहता है किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए प्रिवेंटिव डिटेन नहीं किया जा सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन किया जा सकता है। यानी कि एक सलाहकार बोर्ड बनाई जाएगी जो कि जांच करेगा और जांच के बारे में यदि वह पुख्ता सबूत पेश कर दे कि इस व्यक्ति को जो है वह डिटेन करना समाज के हित में देश के हित में होगा तो उसे 3 महीने से ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 22(7) का भी किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी। यदि सरकार ही संसद ही जो है वह जो 3 महीने की समयावधि है उसको बढ़ा दे कि 4 महीने 6 महीने कर दे तो ऐसी स्थिति में भी सलाहकार बोर्ड के जो है वह सिफारिश के बिना भी वो इसे रखा जा सकता है, किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा। परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। तो इस प्रकार यह कुछ संवैधानिक प्रावधान थे प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो कि इसको आप 1-2 बार और रीडिंग करिएगा, एक बार हमारे साथ करिए और एक बार अवश्य ही अपने से रीडिंग को करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार जो है कुछ संवैधानिक प्रावधान देखिए। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कुछ कोर्ट के जो है वह निर्णय भी हैं जिसे हम देख सकते हैं। सबसे पहले AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दी थी, यानी कि इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया था। किसमें? AK गोपालन मामले में। इसके अलावा सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की
वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। और इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण केस है वह शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इसमें कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी-कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है। यानी कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वह प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वह वरीयता दी और देश की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य स्थिति में, जो कि अभी हाल ही में भी कहा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में भी ही इसका जो है वह इस्तेमाल किया जाए। तो इस प्रकार हमने सामान्य जो गिरफ्तारी है और प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है, निवारक निरोध गिरफ्तारी, उस दोनों में अंतर भी समझा, उनसे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनको उनके बारे में भी इस जो चैप्टर है उसमें जाना। अब जो हमारा अगला चैप्टर है PT 365, हम पॉलिटी की जो है वह मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हमारा अगला जो चैप्टर है वह है व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि पर्सनलिटी जो राइट है उससे संबंधित जो हमारा यह चैप्टर है वह है तो जो यह व्यक्तित्व का जो अधिकार है, यानी कि पर्सनालिटी राइट, व्यक्तित्व का अधिकार, उससे संबंधित जो यह चैप्टर है वह है। तो इसे देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों यानी कि पर्सनालिटी राइट, व्यक्तित्व अधिकारों के पर्सनालिटी राइट को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है। यानी कि किसी की पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हाल ही में जो है वह किसी व्यक्तित्व के जो है वो उसका जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया या उसकी वॉइस हो गई हुई, उसका दुरुपयोग लगातार डीप फेक के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी से संबंधित यह जो व्यक्तिगत यानी पर्सनालिटी राइट है वह संबंधित है। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वह सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत जो अधिकार है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। व्यक्तित्व अधिकार, माफ कीजिएगा, व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के निजता का अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा, उसकी व्यक्तित्व के रक्षा करने के अधिकार से संबंधित है। यानी कि व्यक्तित्व जो अधिकार है उसमें निजता का अधिकार यानी कि उसका जो राइट ऑफ प्राइवेसी जो है, जो कि एक मूल अधिकार वर्तमान में माना गया है, उससे संबंधित है, या संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित है। आपको पता होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वह हमारा मूल अधिकार वर्तमान में नहीं है, पहले था, परंतु वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार है जिसे से अभी हटा दिया गया था। व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करने जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक हैं। जो किसी सेलिब्रिटी आदि के, जैसे कि अभी हमने बताया कि उनका जो आवाज है, उनका फेशियल रिकॉग्निशन है, उन सब का जो है डीप फेक के माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा है। यह सब जो है वह किसी सेलिब्रिटी आदि के जो है वह व्यक्तित्व के, यानी उनकी एक पर्सनालिटी होती है। जैसे कि यदि अमिताभ बच्चन है तो उनकी कुछ अपनी पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी हैं, तो उनकी जो आवाज़ है उसका दुरुपयोग हो, या जो उनका फेस है डीप फेक के माध्यम से उसका दुरुपयोग हो, तो यह सब जो है वह जो पर्सनालिटी राइट के अंतर्गत आएगा। अब भारत में व्यक्तित्व के अधिकार यानी पर्सनालिटी राइट से संबंधित कुछ क्या प्रावधान है उसको देखते हैं। देश में व्यक्तित्व अधिकार या उससे संरक्षण का किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके कुछ तत्व जो हैं वह विद्यमान है। तो उन्हें देखते हैं। भारत
में जो व्यक्तित्व का अधिकार है से निम्नलिखित जो है वह दो प्रावधान यानी कि जो दो प्रकार के अधिकार शामिल है। एक तो उसका है पब्लिसिटी का अधिकार, यानी कि यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने का अधिकार है। यानी कि किसी भी, जैसे कि यदि हम कोई अपना अलग से ब्रांड या उसका जो है प्रोडक्शन करे और उसमें किसी सेलिब्रिटी की उसको जो है वह भरोसे में लिए बिना उसकी तस्वीर उसमें छाप दें या कुछ और अन्य प्रकार का कार्य कर दें जिसमें उसको जो है ना हम किसी प्रकार का मुआवजा दें और ना ही उसको जो है वह भरोसे में लें, तो इस प्रकार का जो है वह पब्लिसिटी राइट से संबंधित होगा। यह ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा जो है वह शासित होता है। क्या? पब्लिसिटी राइट। इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रकार है वह है राइट टू प्राइवेसी, यानी इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार। यानी कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे निजता चाहिए और वह अपने किसी जैसे कि किसी चीज को वह पब्लिश नहीं करना चाहता, लोगों में नहीं दिखाना चाहता, तो उसका वह मूल अधिकार है और वह उसे प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार के अंतर्गत उसका संरक्षण जो है वह कर सकता है। इसके अतिरिक्त निजता का जो अधिकार है वो मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति जो के एस पुट्टास्वामी मामला था 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत, यानी कि 2018 में के एस पुट्टास्वामी मामले में निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में जो है वह मान्यता प्रदान की। तो इस प्रकार जो है वह भारत में पर्सनालिटी से संबंधित कुछ वैधानिक प्रावधान थे। जैसा कि हमने देखा कि कोई विशेष कानून तो इससे संबंधित नहीं बना है, परंतु कुछ कानूनों में इसकी जो है वह इनका संरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मरणोपरांत व्यक्तित्व का अधिकार, यह भी मतलब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है फिर भी क्या उसकी पर्सनालिटी राइट है, क्या फिर भी उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी पर्सनालिटी है, क्या उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ प्रावधान है, उसको देखते हैं। प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950, यह कानून इस अधिनियम की सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। दूसरा, भारतीय जो दंड संहिता आईपीसी, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह जो दो प्रावधान है वह मरणोपरांत किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी राइट का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कुछ अभिसमय हैं जिसमें पर्सनालिटी राइट से संबंधित चर्चा की गई है। वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि तो नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधित कुछ जो अधिकार हैं वह निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में जो है वह देखे जा सकते हैं। पहला जो है वह रोम अभिसमय 1961 का, यह कलाकारों के अधिकारों, फेनोग्राफ प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू यानी कि जो ट्रिप्स समझौता है 1994 का, यह समझौता फेनोग्राफ प्रोड्यूसर व लाइव जो प्रदर्शन करने वाले कुछ अधिकारों और प्रसारण है उनकी रक्षा का प्रावधान करता है। और जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शन और फेनोग्राफ संधि है, WPPT जिसे बोला जाता है, यह संधि भी विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फेनोग्राफ प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा की बात करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से पर्सनालिटी राइट जो है वह चर्चा का विषय बना रहा। और अभी अभी हाल ही में देखा गया कि साउथ इंडियन की एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, उनका भी डीप फेक के माध्यम से जो है वह उनके भी फेशियल रिकॉग्निशन का जो है वह मिसयूज किया गया। तो इससे संबंधित भारत
में भी एक पर्सनालिटी राइट से संबंधित जो है वह एक विशेष कानून होना चाहिए। और व्यक्तित्व के अधिकार में भी यहाँ पे कुछ बचा है, उसको देख लेते हैं। अधिकार से संबंधित संवैधानिक कुछ प्रावधान है, जिसमें अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 21 के तहत यह जो है वह निजता का अधिकार है। और इसके अलावा जो संपत्ति का अधिकार है, जिसे हमने बताया कि जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 300A में संपत्ति का अधिकार दिया गया, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया, यानी कि कानून बनाकर सरकार उसकी संपत्ति को तो अधिग्रहित कर सकती है, परंतु उसके अतिरिक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो पर्सनालिटी अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय, जैसे कि दीपा जयकुमार बनाम LAL विजय केस जो था 1919 में, उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मर गया, जैसे कि उसकी तब आवाज, उसका फोटो इत्यादि का जो है वह उपयोग किया जा सकता है। इस मामले से यही निर्णय निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य वाद था, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि या विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग, यानी कि यह एक मामला था कि जो साक्षी मलिक हैं, हमारे देश की जो रेसलर हैं, उनका जो फोटो था उस प्रकार का कुछ मिसयूज किसी कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट में किया गया था, उससे ही संबंधित यह मामला था। तो इस संबंध में हमने कुछ संवैधानिक और कुछ मामले भी देखे। तो इस प्रकार जो यह हमारा पूरा टॉपिक पर्सनालिटी राइट का था, यह समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त अब जो संवैधानिक कुछ प्रावधान बचे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण भी हैं, जैसे कि हेट स्पीच हो गया, यह भी लगातार वर्ष में चर्चा का विषय बना रहता है। तो आज की यह वीडियो अत्यधिक लंबी न हो जाए, इसलिए आज की जो यह वीडियो है हम यहीं पे रोकते हैं, और बचा हुआ जो पार्ट है इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप इसे देखिए, और उसके अलावा जो है अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए निरंतर टेस्ट देते रहिए। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज अवश्य ही दीजिए। और जो 3 महीने बचे हुए हैं, तो जैसे जैसे यह 365 मैगजीन आती जाएगी, हम इसे कवर कराने की कोशिश करेंगे, और आप भी इसे हार्ड कॉपी में लेकर और निरंतर इसकी जो है रीडिंग कम से कम एग्जाम से पहले 2 से 3 बार अवश्य ही की जाए। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखिएगा, और इसका पहला वाला जो वीडियो भी है वह भी लिंक में उसका जो है वह डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और उसे भी देखिएगा। तो चलिए तब तक के लिए रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह जल्द ही आपके समक्ष लाया जाएगा। तो धन्यवाद। वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद।